वेलकम बच्चों। आज हम लोग 12th का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। 12th क्लास में वैसे फिजिकल में 5 चैप्टर का स्टडी करते हैं, जिसमें पहला हम लोगों ने सॉलिड स्टेट का बात कर लिया था। अब जो सेकेंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या हुआ? सॉल्यूशन नाम का चैप्टर है, जिस पे बात करेंगे। इसके बाद केमिकल काइनेटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद हम लोग सरफेस केमिस्ट्री, इन सबों की बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन का। ये जो चैप्टर है काफ़ी आसान सा चैप्टर है, ठीक है ना। इसमें कुछ बेसिक्स आपके 11th के जो मोल से रिलेटेड वाले जो चैप्टर है वहाँ से आएंगे, जैसे नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, ठीक है ना, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा, ताकि इन सब चीज़ों पे अच्छे से फोकस करने के बाद ये चैप्टर उसके बाद काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी चलो हम लोग सॉल्यूशन से बात करना शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन किसको कहते हैं? तो सबसे पहले हम जैसे बात कर ले सॉल्यूशन को, अगर हम स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्रू सॉल्यूशन की बात कर ले रहे हैं। इसको सॉल्यूशन कह लो या ट्रू सॉल्यूशन कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही है। एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन। हालांकि इन सबों के बारे में, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में केवल ट्रू सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है ना। कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन हम लोग सरफेस में बात करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम बात करें ट्रू सॉल्यूशन किसको कहते हैं, हालांकि यहाँ पे सॉल्यूशन को अच्छे से समझने के लिए इन सबों को थोड़ा डेफिनेशन, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन आगे हम लोग इसी के बारे में चर्चा करते चलेंगे, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन या इसी को सॉल्यूशन कह लो, किसको कहते हैं? तो कहता है इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन क्या होता है? एक तरह का ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, यानी उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, ठीक है ना, ताकि हम उसका सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर सके। इसके एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल में हो सकता है क्या क्या? सॉल्ट वाटर हो सकता है, सॉल्ट प्लस वाटर, या शुगर वाटर को ले लेते हैं, शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन। विनेगर की बात कर ले, विनेगर सॉल्यूशन, या किसी मेटल अलॉय का अगर हम मेटल अलॉय का सॉल्यूशन बना ले, यानी मेटल अलॉय बना ले, या किसी अलॉय की बात कर ले, तो अलॉय के रूप में अगर हम बात करें तो अलॉय के रूप में ब्रास हो गए। ये सब क्या है? सॉल्यूशन के ही पार्ट आते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम इसके अलावा और क्या हो सकता है? शुगर, इसके अलावा और में जैसे देख लो एल्कोहल प्लस वाटर, सोडा वाटर, ये सब क्या है? सॉल्यूशन के पार्ट है, ठीक है ना। क्लियर है? अगर हम सॉल्यूशन को डिटेल में बात करें तो ये किस तरह का मिक्सचर होता है? तो ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। इसमें जो साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, कहता है इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल is less than 1 nanometer in diameter। क्या होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। अब जैसे हम बात करें ट्रू सॉल्यूशन में, तो ये क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है एक तरह का। कैसा मिक्सचर होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। किसका? दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, जब दोनों को डाला जाए तो उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो, ठीक है ना। जैसे सॉल्ट वाटर का, जैसे हम लोगों ने क्या किया? NaCl क्या किया? एक कंटेनर में लिया। अब जरा हम NaCl को कहाँ ले लिए बाबू? मतलब जैसे पहले सबसे पहले क्या किया, NaCl का हम सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं,
इसके लिए मैंने एक कंटेनर लिया और इसमें किसको ले लिया बाबू, वाटर को ले लिया। अब ऊपर से हम लोगों ने क्या डाल दिया, NaCl, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। NaCl डालेंगे, उसके बाद इसको हम स्टीयर करेंगे, थोड़ा घुमा देंगे, तो उसके बाद ये जो बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब ज़रा ध्यान रखिए, अगर इस वाटर को नॉर्मली किसी टेबल पे रख दिया जाए तो आप देख करके नहीं बता सकते हो कि उस वाटर में NaCl डाला गया है, कि उस वाटर में शुगर डाला गया है, कि उस वाटर में ऐसा कुछ नहीं डाला गया। आप देख करके नहीं बता सकते हैं इस केस में। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं, जैसे NaCl इसकी बात करें तो इसका जो क्रिस्टल होता है इसमें जा करके क्या हो जाता है, टूट करके एक छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। अगर उस पार्टिकल की बात करें तो उसका क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, यानी उससे कम हो जाता है, जिसके वजह से अब ये पार्टिकल आपको नहीं दिखेगा। इवन नमक का पार्टिकल को आप सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। कहता है इट्स पार्टिकल कैन नॉट बी seen even with the simple microscope। इसके पार्टिकल को हम सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। किसके? इस जो सॉल्यूशन बना है इसमें NaCl जो सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे, इस सॉल्यूट के पार्टिकल, इसको क्या बोलते हैं बाबू, सॉल्यूट बोलते हैं। और जो वाटर को हम क्या बोलेंगे, एज ए सॉल्वेंट। हालांकि सॉल्वेंट क्या होता है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो सॉल्वेंट होता है इसका हिंदी क्या होता है, विलायक, जो किसी को अपने में क्या कर लेता है, घुला लेता है। NaCl सॉल्यूट जो जा करके उसमें क्या होता है, घुलता है। ठीक है ना। तो अब जैसे हम बात करते हैं इस सॉल्यूशन की, इसकी कुछ प्रॉपर्टी का, तो इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर से कम होता है। इस वजह से ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि ये आपको माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हैं। इवन अगर आप इसको छोड़ दे, आधे घंटे तक छोड़ दे या 1 घंटे तक छोड़ दे, तो ऐसा नहीं कि 1 घंटा छोड़ देने के बाद इसमें नमक इसके पेंदी में बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, इट इज स्टेबल। अब इसका अगर हम बात करें, इसको अगर इसको अलग करने की बात करें, तो अगर आप फिल्टर पेपर को रखेंगे, जैसे अगर हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय बनाने में हम लोग क्या, दूध यूज करते हैं, चीनी यूज करते हैं और पत्ती यूज करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, जब हम लोग चाय को छान करके अलग करते हैं, तो जब हम चाय को छानते हैं तो उसमें से क्या चाय से चीनी अलग हो जाता है, नहीं अलग होता है। यानी कहने का मतलब है कि फिल्टर पेपर से आप इस NaCl के पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पार्टिकल का साइज छोटा होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम टी लीफ की बात करें तो उस पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, जिसके वजह से उसका सेपरेशन क्या हो पाता है, उसको हम अलग कर लेते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि आपके घर में कोई गेस्ट आया, आप चाय बनाए और उसको ऐसे ही दे दिए बिना छाने हुए, बोले आप चलो भाई मुंह से छान लो, ऐसा थोड़ा होता है। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग जब छानते हैं तो उस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में पार्टिकल का साइज बड़ा होगा, तभी वो फिल्टर पेपर को पास नहीं करेगा, तब उसको फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन पार्टिकल का साइज अगर इस रेंज का हो तो ये तो फिल्टर पेपर को पास कर जाएगा, यानी इसको फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो कहता है सॉल्यूट पार्टिकल या पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन, पार्टिकल of solution can pass through the filter paper, can pass through the filter paper। यह फिल्टर पेपर को क्या करता है, पास कर जाता है, so that it cannot be separate by the method of filtration। इसको फिल्ट्रेशन मेथड से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ये किसकी बात हो रही है, सॉल्यूशन की बात हो रही है। अब जरा हम लोग होमोजीनियस टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर तब
तभी फॉर्मेशन हो पाएगा जब साइज ऑफ जो पार्टिकल होगा क्या होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर से कम होगा। अब इतना छोटा पार्टिकल है तो इसमें अगर लाइट पास करोगे तो होता क्या है कि इसमें स्कैटरिंग नहीं हो पाता है। उस पार्टिकल को टकराने के लिए एक सरफेस, जैसे होता है क्या कि अगर हम स्कैटरिंग की बात करें तो एक साइज ऑफ पार्टिकल बड़ा होना चाहिए ताकि लाइट इस पे पड़े और उसको स्कैटर कर पाए। लेकिन अगर मान लो पार्टिकल का साइज छोटा है, बहुत छोटा होने की वजह से लाइट अगर मान लो सीधा पास कर जाए तो इसमें स्कैटरिंग होगा क्या, नहीं हो पाएगा। इस वजह से कहता, यहाँ पे एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इट कैनॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड नहीं करता है। जब स्कैटरिंग होगा ही नहीं तो ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा ही नहीं। तो हम लोग सॉल्यूशन की बात किया, हमने बात किया सॉल्यूशन का कि ये कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट को मिलाया जाता है जिसके बीच में केमिकल रिएक्शन ना हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, अगर हम ट्रू सॉल्यूशन या नॉर्मल सॉल्यूशन की ही बात करें, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या होना चाहिए, लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। इससे छोटा होना चाहिए उसकी डायमीटर, किसके, उस पार्टिकल के, सॉल्यूट पार्टिकल का। जैसे सॉल्ट वाटर हो गया, इसको ट्रू सॉल्यूशन कह सकते हैं। शुगर वाटर हो गया, विनेगर हो गया, अलवाय में मतलब ब्रास हो गया, अलवाय लाइक मेटल अलवाय होता है, मेटल का अलवाय में ब्रास हो गया। ब्रास क्या चीज़ का बना होता है तब बाबू, ये जिंक प्लस कॉपर का क्या होता है, मिक्सचर होता है। एल्कोहल वाटर हो गया, सोडा वाटर हो गया, ये सब क्या होते हैं बाबू, ये सब सॉल्यूशन के हम लोगों ने एग्जाम्पल को देखा। इस सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें पार्टिकल जो होता है इतना छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से छोटा है। तो इसको नॉर्मल आँख से तो आप देख नहीं सकते हैं, और जब नॉर्मल आँख से नहीं देख सकते हैं तो इवन सिंपल माइक्रोस्कोप से चलो यूज करके देखते हैं तो उससे भी नहीं देख सकते हैं। इसके बाद कहता है अगर हम बात करें इसमें नमक पानी को मिला करके अगर हम छोड़ दें 2 घंटा 3 घंटा, तो ऐसा नहीं कि नमक इसके पेंदी में बैठ जाएगा, उसके पार्टिकल में वो घुला ही रहेगा। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज़ स्टेबल होता है, बहुत स्टेबल होता है। अब बात करें पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अगर हम फिल्टर पेपर रख करके इसको अलग करने की कोशिश करें, किसको, नमक और पानी को सेपरेट करना, तो सेपरेशन नहीं हो पाता है, यानी फिल्ट्रेशन से इसका सेपरेशन नहीं हो सकता है। इसके पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि ये क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को स्कैटरिंग नहीं कर पाते हैं, यानी ये स्कैटरिंग का इफेक्ट ये शो नहीं करते हैं। अब जरा हम अगला बात कर लेते हैं कि ये होमोजीनस मिक्सचर में क्या मतलब होता है। जैसे मान लो अगर हम इसमें NaCl को डालें तो पार्टिकल का क्या होगा, होमोजीनियसली मतलब हर एक पार्टिकल क्या होगा, मतलब पूरे मतलब सिस्टम में क्या होगा, इक्वली डिस्पर्ज होगा। अगर आप इसके एक ड्रॉप को निकाल करके जो टेस्ट ऑब्जर्व करेंगे, या एक ड्रॉप में जितना मतलब नमक का मात्रा होगा वैसे ही उसी के रेंज में क्या होगा, पूरे सिस्टम में डिस्पर्ज होंगे। तो ये हमारा किसकी बात हो गया, होमोजीनस मिक्सचर का। अब हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। कोलाइडल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, तो कहता है इट इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन in which size of solute particle lies in between 1 nanometer to 1000 नैनोमीटर। इसमें क्या होता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं, अब जैसे ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो होगा 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा और 1000 नैनोमीटर से क्या होगा, छोटा होगा। अब ये पार्टिकल का जैसे जैसे साइज बड़ा होगा वैसे वैसे इसका जो होता है ना, कंप्लीट जो होगा मिक्सिंग नहीं हो पाएगा। जैसे पहले हो रहा था कि एकदम मतलब टोटली मिक्सड हो जा रहा था, लेकिन जैसे पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो उसका मिक्सिंग हम लोग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या। तो कोलाइडल सॉल्यूशन अगर बात करें तो ये देखने में ऐसा अपीयर होता है कि ये रियली में होमोजीनियस है, लेकिन अगर बात करें एक्चुअली, अगर हम बात करें देखने में तो लगता है इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, बट एक्चुअली ये होता क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है ना। तो क्या करें,
पहले अब तो जगह नहीं है, इससे पहले आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या होता है? लाइज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू क्या होता है? 1000 नैनोमीटर इन डायमीटर। मतलब इसमें पार्टिकल का साइज क्या होगा? बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। इसकी अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाता है बाबू? सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन होता है, स्टार्च सॉल्यूशन, मिल्क, ब्लड, जेली, जॉर्डट, ये सब जो होते हैं क्या होते हैं बाबू? कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें, कहता है कोलाइडल सॉल्यूशन इट appears to be homogeneous but actually it is heterogeneous मिक्सचर। ये कैसा मिक्सचर होता है बाबू? ये देखने में तो लगता है क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर टाइप का है, लेकिन जब इसको डिटेल में बात करेंगे, जब आप अच्छे से अगर आप देखेंगे तो ये कैसा होता है? हेट्रोजीनियस टाइप का मिक्सचर होता है। अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, ये भी स्टेबल होता है, इट इज क्वाइट स्टेबल, ये भी स्टेबल होते हैं। लेकिन इसके कंपोनेंट क्या होता है? इसमें जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट आर नॉट मिक्स्ड कंप्लीटली। इसमें जो कंपोनेंट होते हैं पूरी तरह एक दूसरे में क्या होते हैं? मिक्स्ड नहीं होते हैं, ठीक है ना। वैसा जैसे अगर मान लो इसको अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे सॉल्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन एक्टिंग सब्सटेंस। इसको भी ऐसे भी बोल दिया था कोलाइडल सॉल्यूशन को कि मतलब इट इज़ क्या, वैसे लिखने के लिए तो बोल दिया था इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर, लेकिन एक्चुअली में ये होता क्या है? हेट्रोजीनियस होता है। लेकिन इसमें पार्टिकल का साइज किसके बीच में होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। अब इसकी बात करें तो इसमें जो पार्टिकल होता है, तो इसमें पार्टिकल का क्या होता है? स्कैटरिंग होता है। साइज बड़ा होने की वजह से क्या करता है? इट स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट। मतलब क्या कहता है? इट स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट। ये बीम ऑफ लाइट को क्या करता है? स्कैटर करता है। मतलब इसमें स्कैटरिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है ना। जब ये स्कैटरिंग करेगा मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन कैन शो टिंडल इफेक्ट, मतलब इट कैन शो टिंडल इफेक्ट। यह टिंडल इफेक्ट को क्या करेगा? शो करेगा। अगर हम बात करें इसकी, तो इसके जो पार्टिकल होते हैं, तो पार्टिकल क्या करते हैं? फिल्टर पेपर को पास कर सकते हैं। मतलब इसको भी फिल्ट्रेशन से मतलब ये नहीं कर सकते। कहता है each particle can pass through the filter paper। इसके पार्टिकल क्या होते हैं? फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं। सो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड by the method of filtration। अगर हम ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में डिफरेंस की बात करें तो उसमें क्या होता है? पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, वो इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल क्या होते हैं? 1 नैनोमीटर से बड़ा होते हैं और 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो क्या होते हैं
सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, वो स्कैटरिंग नहीं करता है। अगर आप उसको अंधेरे कमरा में पानी और चीनी का जो मतलब मिक्सचर लेकर के गए और लाइट पास किए तो वो स्कैटरिंग शो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कहाँ पे, अगर हम किसी ब्लड का सैंपल को लेकर के चले गए कोलाइडल सॉल्यूशन को अंधेरे कमरा में, अगर उससे लाइट पास करेंगे तो उसमें स्कैटरिंग होगा, मतलब ये टिंडल इफेक्ट को भी शो करेगा। ठीक है ना, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड किसकी बात हो रही है, ट्रू सॉल्यूशन की। सस्पेंशन तो सिंपल सी बात है कि पार्टिकल का साइज, सस्पेंशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इट इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये कैसा मिक्सचर होता है बाबू, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, इन विच साइज ऑफ पार्टिकल, कौन से पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल की बात हो रही है, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज मोर देन 1000 नैनोमीटर इन डायमीटर। अब बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अब इसको फिल्टर पेपर से भी सेपरेट कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, चॉक वाटर, चॉक वाटर, मॉडी वाटर, ठीक है ना, ये सब क्या है, सस्पेंशन के एग्जाम्पल है। इसको अब बताइए, चॉक वाटर है, पानी में चॉक डालेंगे तो बाहर से ही दिख जाता है और इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी होता है, ये टिंडल इफेक्ट भी शो करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो बात किया किसके बारे में, कोलाइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन। लेकिन मेरे दोस्त अभी हम अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल कंप्लीटली मिक्स नहीं होता है, तो जहाँ पार्टिकल कंप्लीटली मिक्सड होता है उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो अभी हम ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए फिर उससे पहले आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब हम लोग सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन होते हैं, तो सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट वाला, दूसरा होता है किसका बाबू, सॉल्वेंट वाला। सॉल्यूट किसको बोलते हैं, द सब्सटेंस which is dissolved, which is completely dissolved in solvent is called solute। सॉल्यूट किसको बोलते हैं, वैसे कंपोनेंट या वैसे सब्सटेंस जो क्या चीज़ करता है, पूरी तरह डिजॉल्व हो जाता है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है ना, इज कॉल्ड क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने वाटर के साथ किसको लिया, ग्लूकोज को लिया। किसको लिया बाबू, वाटर के साथ ग्लूकोज को लेकर के हम लोगों ने क्या बनाया है, सॉल्यूशन तैयार किया। तो आप ज़रा मुझे बताएं, जब ये सॉल्यूशन हमने बनाया तो वाटर और ग्लूकोज, ये बताए ग्लूकोज पानी में घुलेगा, चीनी पानी में घुलेगा कि पानी चीनी में घुलेगा। जाहिर सी बात है भाई कि शुगर किस में डिजॉल्व होगा, वाटर में। तो जो सब्सटेंस डिजॉल्व होता है तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। यानी यहाँ पे जो सोल्यूट का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, ग्लूकोज कर रहा है। जैसे नमक और पानी की बात करें तो नमक पानी में कौन डिजॉल्व हो रहा है, नमक डिजॉल्व हो रहा है। तो जो डिजॉल्व हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे बाबू, सॉल्यूट बोलेंगे। और जो डिजॉल्व करा दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाटर होगा किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा। ठीक है ना, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, द सब्सटेंस which has tendency to dissolve solute particle into it, जो खुद में किसको घुला लेता हो,
ठीक है ना। सॉल्यूट के पार्टिकल को उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो वाटर प्लस ग्लूकोज में हम बात करें तो वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट, ग्लूकोज क्या होगा, सॉल्यूट, ठीक है ना। और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे होंगे, सॉल्यूशन बना रहे होंगे। उसी तरह अगर हम बात करें सॉल्ट प्लस वाटर की बात करें तो यहाँ पे सॉल्ट क्या होगा बाबू, ये घुलेगा तो इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। वाटर क्या होगा, हो सॉल्वेंट होगा। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देने से एक चीज तैयार होता है, उसी को क्या बोलते हैं बाबू, सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है, बोलो समझ में आया क्या, ठीक है ना। अब आगे की बात कर लेते हैं कि अब जैसे होगा क्या कि सॉल्यूट के हम मतलब अमाउंट की बात करें, ठीक है ना। तो आप जब भी सॉल्यूशन तैयार करेंगे उसमें अक्सर जो होगा सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहां पे ये बात लिख देंगे, ठीक है ना। इन सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज greater than the amount of solute। अगर हम बात करें सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन में हमेशा अमाउंट किसकी ज़्यादा होगी, सॉल्वेंट की, और सबसे कम अमाउंट किसकी होगी, सॉल्यूट की। अगर अमाउंट वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होगा, हो सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा, किससे, सॉल्यूट से। क्लियर है, ठीक है। अब जैसे अगर बात करें ऐसा है कि सॉलिड प्लस लिक्विड मिल करके क्या बनाता है, एक सॉल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है मान लो लिक्विड है, ठीक है ना। सॉल्यूशन किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। तो आपसे पूछा जाए कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट इसमें कौन होगा, सॉल्वेंट लिक्विड होगा कि सॉल्यूट लिक्विड होगा। ध्यान रखें, तो जब भी सॉल्यूशन जिस फेज में होगा उसी फेज में सॉल्वेंट होगा। यहाँ सॉल्यूशन किस फेज में है, लिक्विड में, तो यहाँ सॉल्वेंट का क्या होगा, लिक्विड होगा, और सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड होगा। ये बात ध्यान में रखने वाली बात है। सॉल्यूशन का जो फेज होगा वही फेज किसका होगा, सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे लिक्विड क्या होगा बाबू, सॉल्वेंट होगा, और यहाँ पे जो सॉलिड लेंगे ये क्या होगा बाबू, सॉल्यूट होगा। आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके आप इसको क्या करें, नोट कर ले। अब जैसे यही हम लोगों ने देखा था कि जो सॉल्यूशन का फेज होगा वही सॉल्वेंट का फेज होगा, यानी ये कह सकते हैं जो सॉल्वेंट का फेज होगा वही सॉल्यूशन का फेज होगा। तो इसी बात को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि सॉल्वेंट हैज सेम फेज एज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन उसी फेज में होगा जिस फेज में सॉल्वेंट होगा। क्लियर है। अब इसके एक एग्जांपल की बात कर ले हैं जिसमें सॉल्यूट क्या हो, सॉलिड हो। जैसे नमक को ले लेते हैं, नमक सॉल्ट के रूप में क्या ले लिए, NaCl। NaCl क्या है बाबू, सॉल्ट है, और इसको हम किसके साथ किस में डाल दिए, वाटर में डाल दिए। वाटर क्या है बाबू, लिक्विड है, और ये क्या है, सॉलिड है। मिल करके क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है ना, नमकीन सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, ठीक है ना, जिसमें सॉल्यूशन किस स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में। वाटर समझ में आ रहा है। अब दूसरे एग्जांपल की बात कर ले, थोड़ा मुश्किल यहीं पे होता है। अगर मान लो ये लिक्विड है और ये दूसरा लिक्विड है, ये फेज दे रखा है कि सॉल्यूट भी क्या है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड है। अब ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये भी सॉल्यूशन क्या चीज़ में होगा बाबू, लिक्विड में होगा। तो यहाँ मुश्किल ये पड़ता है कि दो लिक्विड में कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा, इसको डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि आप इसको एकदम बेसिकली अगर बात करें कैसे डिसाइड करेंगे तो इसका सिंपल वे है कि जिसकी अमाउंट ज़्यादा वो सॉल्वेंट और जिसकी अमाउंट कम वो सॉल्यूट। अगर हम बात करें इसकी अमाउंट क्या है, 10 मोल ले लेते हैं, और इसकी अमाउंट मान लो 2 मोल है, तो पूछा जाए इसमें सॉल्यूट कौन है, ठीक है ना। अगर अमाउंट की बात करें तो ये अमाउंट हम लोगों ने लिख दिया। तो आप देखें दोनों में ज़्यादा कौन है, ये वाला 10 मोल, तो ये वाला क्या होगा बाबू, सॉल्वेंट होगा। क्या होगा, सॉल्वेंट। और ये वाला क्या होगा, लिक्विड, सॉल्यूट होगा। क्या होगा बाबू, सॉल्यूट होगा। क्लियर है। तो अगर सेम फेज होगा सॉल्यूशन का
ठीक है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सेम फेज होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो उस केस में हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो जिसकी अमाउंट ज़्यादा है। जैसे अपने पास एग्जांपल है एक, जैसे मान लो हम लोगों ने ले लिया इथेनॉल को, इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर एक एल्कोहल है, दोनों लिक्विड है। अब ये बन गया सॉल्यूशन। हमसे इसमें पूछा जाएगा कि भाई इसमें इथेनॉल सॉल्वेंट होगा कि वाटर, तो आप ऐसे थोड़ी ना बता सकते हैं कि इसमें कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा। इसको बताने के लिए हमको क्या, इसमें एक और चीज़ देखेंगे, इसकी अमाउंट। अगर मान लो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है, और वाटर का क्या होता है बाबू, H2O। तो अगर मान लो इस इथेनॉल का यहाँ पे दे दिया है कितना, 20 मोल दे दिया है, और वाटर का कितना मोल दे दिया, मान लो यहाँ पे 5 मोल दे दिया है, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए इन दोनों में सॉल्वेंट कौन है, तो इथेनॉल सॉल्वेंट है। क्यों, क्योंकि इसकी अमाउंट ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया बाबू, सॉल्वेंट हो गया। और ये वाटर की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा आपकी बार, सॉल्यूट होगा। अगर इसी एग्जाम्पल को एक बार और ले लेते हैं, इथेनॉल प्लस क्या है बाबू, वाटर है, सॉल्यूशन बना। अब की बार हम लोगों ने क्या किया, वाटर का क्या ले लिया बाबू, 50 मोल ले लिया अमाउंट, और इथेनॉल का हम लोगों ने कितना ले लिया, 5 मोल ले लिया। अगर हमसे पूछा जाए अब की बार सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर होगा। क्यों वाटर होगा बाबू, तो इसकी अमाउंट ज़्यादा है इसलिए ये सॉल्वेंट होगा, इसकी अमाउंट कम है इसलिए ये क्या होगा बाबू, सॉल्यूट होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग सॉल्यूशन को कैसे चेक करेंगे, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो सॉल्यूट उसको बोलते हैं अपन लोग जिसकी अमाउंट क्या हो, सॉल्यूट जिसकी अमाउंट कम हो, और सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जिसकी अमाउंट ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो इथेनॉल और वाटर में अगर अमाउंट दिया होगा तो एक बार में इथेनॉल सॉल्यूट हो सकता है, एक बार में वाटर सॉल्यूट हो सकता है, ठीक है ना। तो अब हम आगे क्या बात कर लेते हैं, अगर मान लो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि अगर मान लो दो लिक्विड का अमाउंट समान कर दिया, तब हमको अगर कहे कि उस पे उसका अगर सॉल्यूशन बनाना है, तब हमसे ये पूछा जाए कि उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। तो वैसे केस में हम मास से देखेंगे, जिसकी मास ज़्यादा उसको हम एज ए सॉल्वेंट ले लेंगे, और जिसकी मास कम उसको एज ए सॉल्यूट ले लेंगे, ठीक है। पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। यदि इफ सॉल्यूशन कंटेन्स, if solution containing two component is called बाइनरी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट प्रेजेंट हो बाबू, दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी। अगर जैसे मान लो ऐसा है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है ना। तो इसमें सॉल्ट और वाटर में देखो तो कितने, एक सॉल्ट कंपोनेंट है और एक वाटर, कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है। उसी तरह हम बात कर लेते हैं शुगर प्लस वाटर, तो इसमें ये शुगर और वाटर दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है और एक क्या है, सॉल्वेंट है। तो ध्यान रखें, जब दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन, क्या नाम देते हैं उसको, बाइनरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सॉल्यूशन बाबू, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर मान लो सॉल्यूशन कहता है इफ सॉल्यूशन कंटेनिंग थ्री कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट रखता है बाबू, तीन कंपोनेंट रखता है। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग थ्री कंपोनेंट, देन इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बाबू, टर्नरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है, टर्नरी सॉल्यूशन। अगर तीन कंपोनेंट हो जिसमें दो सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। इसके एग्जांपल में अगर हम बात करें तो हम क्या ले सकते हैं, वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट। ये क्या हो गया बाबू, थ्री कंपोनेंट आ गया क्या, इसमें वाटर हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, तो ये क्या है, टर्नरी सॉल्यूशन है।
ठीक है। अगर मान लो अगर सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 कंपोनेंट, अगर सॉल्यूशन में कहता है इफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 कंपोनेंट इज कॉल्ड क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अगर 4 कंपोनेंट होगा तो क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी बोलेंगे। जैसे इसके एग्जांपल में बात कर ले, वाटर प्लस शुगर डाल दे, सॉल्ट डाल दे, अब इसमें क्या डाल दे? लेमन डाल दे, ठीक है ना। तो ये 4 कंपोनेंट हो गए। तो 4 कंपोनेंट का जो सॉल्यूशन होता है इसको क्वाटरनरी बोलते हैं। 3 कंपोनेंट का होता है उसको क्या बोलते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्वाटरनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं? 4 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। अगर हम जैसे बात करें अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे सिलेबस में केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही स्टडी करना है, मतलब 2 कंपोनेंट, एक सॉल्यूट वाला और एक सॉल्वेंट वाला। अब जरा हम लोग टाइप ऑफ बात कर लेते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन कितने तरह का होता है, टर्नरी सॉल्यूशन कितने तरह का हो सकता है, और क्वाटरनरी सॉल्यूशन कितने तरह का हो सकता है। तो इसके एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हम लोगों ने क्या किया, इसको नॉर्मली अगर हम बात करें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो अगर हम इसकी बात करें तो सॉल्यूट हमारा क्या हो सकता है? इसका फेज की बात करें तो ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और ये गैस भी हो सकता है। ये भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। तो आप देखिए इनमें कितने फेज हैं? फेज कितने हैं भैया? 3 फेज हैं। और कंपोनेंट कितने हैं? 2 कंपोनेंट है। तो अगर पूछा जाए बाइनरी सॉल्यूशन कितने तरह का होगा, तो अगर इसका टाइप पूछा जाए तो टाइप क्या करेंगे? फेज कितना होता है? 3। और कितने कंपोनेंट होते हैं? 2। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा बाबू? 9 टाइप। बाइनरी सॉल्यूशन कितने तरह का होता है बाबू? 9 टाइप। अगर टर्नरी के बारे में पूछा जाए तो फेज कितना होगा बाबू? इसके अगर टाइप के बारे में पूछा जाए तो फेज कितना होगा, जरा मुझे बताएं। 3 फेज इसमें भी होगा, सॉलिड लिक्विड। और कितने कंपोनेंट होंगे? 3, इसका क्यूब कर देंगे, कितना होगा? 27 टाइप। बोलो समझ में आया क्या? तो कोई पूछे बाइनरी सॉल्यूशन कितने तरह का होता है, तो 9 तरह का होता है। कोई पूछे टर्नरी सॉल्यूशन का कितना टाइप होगा, तो 27 टाइप होगा। अगर क्वाटरनरी सॉल्यूशन का टाइप पूछ ले तो टाइप आप क्या बताओगे, जरा आप ही सोच लो। इसमें ये बताओ फेज कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो फेज लिख देंगे। और इसका पावर कितना करेंगे? 4 कंपोनेंट है तो पावर 4 कर देंगे, कितना होगा बाबू? 81 टाइप। क्लियर है? तो अभी हमारे सिलेबस में केवल किसके बारे में बात करना है? बाइनरी सॉल्यूशन। तो हम ये 9 टाइप को देख लेंगे, ठीक है ना। हमारे एनसीईआरटी में भी ये 9 टाइप के बारे में जिक्र किया है, तो अभी हम 9 टाइप को लिखते हैं। उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। चलिए हम लोग बात कर लिए हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फेजेज ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट बाइनरी सॉल्यूशन इज ऑफ 9 टाइप। बाइनरी सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं? 9 तरह के होते हैं। कैसे? तो फेज में हमारे क्या होते हैं? फेज सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं, तो 3 फेज है। और कितने कंपोनेंट होते हैं? बाइनरी में 2 होते हैं, तो कितने टाइप होंगे? 9 टाइप होंगे। तो अभी हम लोग इसके एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं ये 9 टाइप कौन कौन होते हैं, जिसमें हम सॉल्वेंट को इधर लेफ्ट साइड में हम लोगों ने सॉल्वेंट को ले रखा है, जिसमें हमारा पहला सॉल्वेंट क्या लिए हैं? सॉलिड। और इसके लिए सॉल्यूट सबसे पहला हम यूज किए हैं सॉलिड। जैसे मान लो ऐसा एक सॉल्वेंट हो जो सॉलिड हो, और सॉल्यूट उसमें क्या हो रहा हो? वो भी सॉलिड हो। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे बाबू? इसके एग्जाम्पल में मेटल का अलॉय होगा। मेटल के अलॉय में लाइक क्या हो जाएगा? ब्रास। ब्रास जो होता है ये क्या होता है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ क्या होता है? जिंक एंड कॉपर। जिंक और कॉपर का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, उसी को हम ब्रास बोलते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल हो सकता है कॉपर इन गोल्ड। कॉपर को हम कहाँ डाल दिए? गोल्ड के सॉल्यूशन में डाल दिए, ठीक है ना। अब की बार हम सॉल्यूट क्या करते हैं? सॉल्वेंट वही सॉलिड रह रहा है, सॉल्यूट हम क्या ले रहे हैं? सेकेंड केस में लिक्विड ले रहे हैं। तो ऐसा केस जिसमें सॉल्वेंट क्या हो? सॉलिड, और सॉल्यूट क्या हो? लिक्विड। तो इसके एग्जाम्पल क्या होगा? अमलगम ऑफ मरकरी। मरकरी ऑलरेडी लिक्विड में होता है, विद सोडियम। सोडियम क्या है? सॉलिड में होगा। तो सोडियम क्या होगा बाबू?
अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, दूसरा हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है। वो सब किसके एग्जाम्पल है बाबू? वो किस तरह के सॉल्यूशन को बताते हैं? सॉलिड क्या होगा? लिक्विड इन सॉलिड के। अब गैस इन सॉलिड की बात करते हैं तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? एंड प्लेटिनम, यानी हाइड्रोजन गैस किसके होगा? प्लेटिनम सरफेस पे जाकर के चिपक जाता है, ठीक है ना, उसी को बोलेंगे। अब हम सेकेंड केस देख ले रहे हैं सॉल्वेंट में। अब किसको ले रहे हैं? सॉलिड, तीन तरह का सॉलिड का सॉल्वेंट हम लोगों ने देख लिया, तीन सॉलिड वाला सॉल्यूशन देख लिए। अब लिक्विड वाला सॉल्यूशन भी देखने जा रहे हैं। तो लिक्विड में कितने किस के तरफ फेज में आएंगे? एक सॉलिड के साथ, एक लिक्विड के साथ और एक गैस के साथ। तो अब की बार सॉल्वेंट हमारा क्या है? लिक्विड है, और सॉल्यूट क्या है? सॉलिड ले लेते हैं। तो लिक्विड सॉल्वेंट के रूप में क्या यूज कर रहे हो? वाटर। और सॉलिड क्या ले रहे हैं? नमक। तो सॉल्ट विद वाटर हो जाएगा। उसी तरह क्या होगा? शुगर विद वाटर हो जाएगा। अब लिक्विड में लिक्विड, तो जाहिर सी बात है लिक्विड में लिक्विड की बात हो रही है तो एल्कोहल विद वाटर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसका है? गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड में क्या होगा? ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन कहाँ बाबू? वाटर। वाटर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट। अब उसी तरह हम अगला देख लेते हैं, थर्ड है जिसको हम बात करेंगे गैस का। तो गैस हमारा अब की बार क्या है? सॉल्वेंट है। और सॉलिड क्या है? सॉल्यूट है। तो गैस सॉल्वेंट है और सॉल्यूट के रूप में किसको यूज कर रहे हैं? सॉलिड को। तो इसके एग्जांपल में क्या होगा? कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, या आयोडीन वेपर इन क्या होगा बाबू? एयर होगा, ठीक है। उसी तरह हम बात कर लेते हैं आपकी बार सॉल्यूट क्या है? लिक्विड है, और सॉल्वेंट क्या है? गैस है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? गैस हमारा सॉल्वेंट है तो क्लोरोफॉर्म विद क्या होगा? नाइट्रोजन गैस होगा। या वाटर वेपर इन क्या होगा? एयर। वाटर वेपर क्या होगा? लिक्विड होगा, ठीक है ना। और किसके साथ? एयर के साथ होगा। अब हम बात करते हैं गैस में गैस का। तो गैस में गैस क्या होगा? मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस हो सकता है, या एयर बोल सकते हैं, ऑक्सीजन इन एयर ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 9 टाइप है और उसके ये एग्जाम्पल है। हालांकि इस एग्जाम्पल को ध्यान में रख लेंगे। अब अगली जो हमारी बातें होंगी इन सब टॉपिक के ऊपर बातें होंगी, जिसमें पहले हम लोग बात करेंगे मोल फ्रैक्शन, उसके बाद परसेंटेज बाई वेट, यानी परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज स्ट्रेंथ, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी। तो ये टॉपिक जो है ना, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज के लिए थोड़ा लेक्चर वीडियो लंबा हो गया, इसलिए आज यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अगले क्लास में मोलारिटी से बात होगी। थैंक यू।